कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है। हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफगानिस्तान। वो भी शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज्यादा खून ना होता। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं। कौमें अपनी माजी से सीखती हैं। अमन में अमेरिका के शराकतदार हैं लेकिन किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीकी इत्तेहादी बने लेकिन हम पर दोगलेपन का इल्जाम लगाया गया। दुनिया जान चुकी है कि अफगान मसले का हल फौजी नहीं, 5 अगस्त के इकदामात की वापसी तक भारत से बातचीत नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मैं आज दावत देना चाहता हूं ऑपोजिशन को कि इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए और अभी भी बाई इलेक्शन सेनेट उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए इस्लाहात नागुज़ीर। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। इंतखाबी इस्लाहात जमहूरी निज़ाम के मुस्तक़बिल के साथ जुड़ी हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले किए। कोरोना सूरत हाल में मुआशी सरगर्मियों के साथ पसमानदा तबके की बहाली को भी यकीनी बनाया। रियासत मदीना के उसूलों इंसानियत, इंसाफ और खुददारी पर अमल करना होगा। कानून के यकसा निफाज के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान। इंटेलेक्चुअली पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों के अंदर अपने आप ही दुनिया के अंदर मुकाम पैदा किया है। आई एम वेरी होपफुल दैट पाकिस्तान इज ऑन द राइट रोड। ऐवानी सदर मुकम्मल तौर पर ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का शमसी तवानाई मंसूबे का इफ्तिताह। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतवाज़न हिकमत अमली नागुज़ीर है। ऐवानी सदर में 10,000 पौधे लगाने का मंसूबा ज़ेर गौर है। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के तसलसल के बाइस पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करता दिखाई देता है। सदर मुमलिकत का तकरीब से खिताब। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का एक और वाक़या। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर फायरिंग। हवालदार सलीम और लांस नाइक परवेज शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब। जर्मन फोर्सेस का अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल। 570 फौजियों पर मुश्तमिल आखिरी दस्ता मज़ार शरीफ से रवाना। अफगान जंग के दौरान 59 जर्मन फौजी हलाक हुए। तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। तालिबान का मुतादिद अजला में कब्जे का दावा। मकबूजा कश्मीर में मुबैना ड्रोन हमले से मुतालिक भारतीय वज़ीर ममलिकत दाखिला का गैर जिम्मेदाराना बयान मुस्तरद। भारत ने हस्ब रिवायत बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम थोपा। भारत में इलेक्शन जीतने या किसी नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान कार्ड का इस्तेमाल वतीरा बन चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुलगाम में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 2 रोज में शहीद होने वालों की तादाद 5 हो गई और रवा माह में 16 हो गई। भारत में जालिमाना ज़राई कवानीन के खिलाफ एहतजाज के 7 माह मुकम्मल। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कारकुनान के दरमियान तसादम, मुतादिद अफराद जख्मी। किसानों का जिदोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म।
پسماندہ علاقوں کی ترقی پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ جنوبی پنجاب کے لیے 35% بجٹ، ملازمتوں میں 32% کوٹا، صوبے بھر کے 160 کالجز کو گریجویٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ بہاول نگر، ڈیرہ غازی خان، قصور، ساہیوال، مظفر گڑھ میں یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال۔ ملک میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی، مثبت کیسز کی شرح 2.3% ریکارڈ، 979 نئے کیسز رپورٹ، 27 افراد جاں بحق۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ملازمین کے لیے پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کیمپ کا انعقاد۔ کینیڈا میں گرمی کا 126 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، درجہ حرارت 49.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، 233 افراد ہلاک۔ شدید گرمی کی لہر سے امریکہ کے شمال مغربی شہر سیاٹل اور پورٹ لینڈ بھی متاثر ہوئے، ایئر کنڈیشنرز اور پنکھوں کی قلت۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاری کے لیے ڈربی میں قومی کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن، ہیڈ کوچ کی زیر نگرانی پریکٹس سیشن 4 گھنٹے تک جاری رہا۔ اسکواڈ کے ایک اور کووڈ-19 ٹیسٹ کے نتائج منفی۔ مقابلوں کا آغاز 8 جولائی کو ون ڈے میچ سے ہوگا، سیریز پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ میں سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر، روس کے ڈینیل میدویدوف، جرمنی کے الیگزینڈر زویریو اور ارجنٹینا کے ڈیگو شوارٹزمین دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے۔ خواتین میں امریکہ کی سرینا ولیمز کا 24واں گرینڈ سلام جیتنے کا خواب ادھورا رہ گیا، پہلے ہی مرحلے میں انجری کے باعث باہر ہو گئیں۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت۔ میں ہوں آسمہ اقبال اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ناظرین، نیوز ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں، ان خبروں کی تفصیل جانیے گا ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات، آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی، جنہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ امن کا حصہ تو بن سکتے ہیں، جنگ کا نہیں۔ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں اور یہی ہمارے مفاد میں ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اہم قومی امور پر ایوان کو اعتماد میں لیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے اپوزیشن کی مثبت تجاویز پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ کاشتکار طبقے کی معاونت کے لیے کسان کارڈ متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ 13 ایکڑ سے کم رقبے والے کاشتکار کو سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس سے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں محمد نوید اظہر سے۔
وزیر اعظم عمران خان کا پارلیمنٹ سے طویل ترین خطاب تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے پر محیط خطاب میں وزیر اعظم نے مجموعی قومی سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی صورتحال، خارجہ پالیسی، کشمیر اور کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ امن کا حصہ تو بن سکتے ہیں لیکن جنگ کا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی جنگ میں $150 ارب کا نقصان ہوا، 70,000 افراد شہید ہوئے، مگر امریکہ خوش نہیں ہوا۔ ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے کا۔ میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑا، اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے۔ کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے۔ $150 ارب اپنے ملک سے، اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی رہی، انویسٹر نے کہا نا پاکستان، یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا the most dangerous place in the world۔ تو ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے۔ ایک ٹامی فرینکس ان کا کوئی جنرل تھا، اس کی کتاب میں نے اس میں ایک سینٹنس پڑھا، اس نے کہا کہ we knew مشرف was vulnerable so we kept pushing him۔ وہ جو وہ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لوگ اپنے وہاں پکڑا دیے، ان کو پکڑ کے گوانٹانامو میں بھجوا دیے۔ اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا۔ کس قانون کے تحت؟ یعنی جو اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے؟ پکڑا دیا جناب امریکہ کو، گوانٹانامو میں پہنچا دیا۔ اور یہاں رکی نہیں بات، قبائلی علاقے میں جی وہاں تورا بورا کے بعد ان کے تھوڑے سے القاعدہ آ گیا۔ القاعدہ تورا بورا کے بعد آ گئے، اوپن بارڈر تھا قبائلی علاقے میں، ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں۔ چند سو القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں۔ اب جب فوج قبائلی علاقے میں جائے گی، وہ اپنے لوگ تھے، ادھر جو پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں، وہاں ہمارے شہری مر جائیں، ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، چند سو لوگوں کے پیچھے قبائلی علاقے میں گئے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آدھا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگوں نے نقل مکانی کی، وہ قبائلی علاقہ ابھی تک کہیں ریکور نہیں کیا۔ میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان بنا دیا۔ ہماری تاریخ کا سب سے، میں اگر میرے سے کوئی پوچھے، سب سے سیاہ وقت تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ امریکہ ہمارا دوست ہے؟ کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اہل ہے۔ اچھا وہ جو لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے، دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا، لہٰذا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے، یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا۔ تو اسپیکر صاحب، اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا، کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔
वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि वक्त आ गया है कि इंतखाबी निज़ाम को इस कदर शफाफ बनाया जाए कि कोई इस पर उंगली ना उठा सके। इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। वो क्यों है? क्योंकि ईवीएम मशीन जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबता है, रिजल्ट आ जाता है। तो वो जो सारा पीरियड है उसके बाद जिधर डबल स्टैंप्स होते हैं, जिधर वो थैलियां खुली होती हैं, वो जो सारी चीजें होती, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं अगर आप इलेक्शन खत्म होते साथ ही रिजल्ट आए और फिर पेपर ट्रेल हो कि जो भी क्वेश्चन करना चाहे तो उसके पास मौका हो वो जाके क्वेश्चन कर सके। तो मैं अगर इनके पास ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। लेकिन ये तो कोई हर इलेक्शन अगर आज आप कुछ इसमें कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये तो फिर हर इलेक्शन के अंदर यही सिलसिला होगा, जिस तरह बाई इलेक्शन, जिस तरह सेनेट के अंदर। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि इस्लामी फलाही रियासत का नजरिया रियासत मदीना से लिया गया है। इंसाफ और कानून की बालादस्ती रियासत मदीना के सुनहरी असूल थे। हमें मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कायद के नजरिए पर अमल पैरा होना होगा। नजरिया पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर बड़ा क्लियरली डिफाइंड है, इस्लामी फलाही रियासत। ये जो इस्लामी फलाही रियासत है, ये नजरिया जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने मदीना की रियासत से लिया, क्योंकि वो दुनिया की पहली फलाही रियासत थी। उन्होंने उस विजन के अंदर जब कहा था कि मुसलमान जब भी उठता है वो वापस गया उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इस्टेब्लिश किए थे। वो क्या असूल थे? वो 3 असूल थे, और जो हमने अपनी पार्टी बनाई 25 साल पहले तो हमने वो 3 असूल रखे, इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत मिली तो करंट अकाउंट खसारे समेत मुतअद्दिद मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे। मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। वजीर आजम ने कहा कि बेहतर ज़राई पॉलिसी के बायस रवां साल गंदम, गन्ना, चावल और मकई की पैदावार में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि काश्तकार तबके की मुआवनत के लिए किसान कार्ड मुतारफ कराने जा रहे हैं, जबकि 13 एकड़ से कम रकबे वाले काश्तकारों को सब्सिडी दी जाएगी। हम इंसान तो एक स्टेज तक जा सकता है, उसके बाद तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता है, और उसने हमें बचा लिया। हम जिस तरह निकले उससे, ये मेरा ईमान है अल्लाह पे, क्योंकि वो गरीब की आवाज़ सुनता है। हम इसलिए भी बचे कि हमने बड़ी जल्दी ये फैसला किया कि हम पूरा लॉकडाउन नहीं लगाने लगे। लॉकडाउन से जो गरीब है, जो निचला तबका है, वो पिस जाता है। सारी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर फूड लाइन, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, खाने के लिए लाइनें लोगों की लगी हुई थी, खाने नहीं थे लोगों के पास। हर जगह दुनिया में गुर्बत बढ़ी है जिधर लॉकडाउन लगा है। हमने जो फैसला किया ये सोच के कि जो हमारा दिहाड़ीदार है, हमारे मजदूर, हमारा डेली वेजर जो कि वीकली वेजर, वो घर में खाना ही तब आता है जब अगर वो मजदूरी करे। हमने जो बड़ी जल्दी फैसला किया कंस्ट्रक्शन खोलने का, और फिर जो अपना सारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको हमने पूरी तरह खोलने की कोशिश की जल्दी से जल्दी। जो वो हमारा फैसला था मैं समझता हूँ, और फिर हमारा स्टेट बैंक ने ज़बरदस्त इंसेंटिवाइज किया, उन्होंने पूरी मदद की इंडस्ट्री की, हमने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की मदद की, हमने बिजली में उनको जो हमने उनकी मदद की, और फिर हमारा जो एहसास प्रोग्राम था 1.5 करोड़ ख़ानदान को पैसे दिए। सो उसको मल्टीप्लाई करें 6-7 से, तो स्पीकर साहब हम उससे अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन तरीके से निकल गए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा पैसा हमने सोशल प्रोटेक्शन के लिए दिया है। ईमान वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि कामयाबी तो अल्लाह ने देनी होती है, कोशिश इंसान करता है, वो देखता है, वो फिर से मैं ये कहूँगा वो गरीब की आवाज़ सुनता है। जब आप निचले तबके की मदद करते हैं, दुखी इंसानियत की, ऊपर वाले से बरकत आती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए मुल्की इदारों ने भरपूर मुआवनत की, और खित्ते के दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा मुतासर नहीं हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के लिए डाटा बेस जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके तहत लाखों मुस्तहिक अफराद को अशियाए ज़रूरिया पर बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। सबसे पहले सस्ते सूद के बगैर कर्जे, किसान जो होंगे उनको 3 लाख देंगे सूद के बगैर कर्जा छोटे किसानों के लिए, और जो शहर के अंदर हम उनको पैसे देंगे ताकि वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सके।
दूसरी चीज हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस। पंजाब, पख्तूनख्वा और जीबी और बलूचिस्तान, वो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, उधर भी मेरी जाम कमाल से बात हो चुकी है कि सारे शहरियों को हमने, सारे जितने भी खानदान हैं उन सबको हमने हेल्थ इंश्योरेंस देनी है। अगर मैं अचीवमेंट को कहूं कि जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी है वो ये हेल्थ इंश्योरेंस है, और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। ये अमेरिका जैसी जगह में नहीं है, ये अब पाकिस्तान में मॉडर्न हेल्थ सिस्टम इंशाल्लाह बनेगा। तीसरी चीज टेक्निकल एजुकेशन, एक फर्द को एक खानदान में टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि उसके पास हुनर आ जाए, ताकि वो कमाई अपनी कर सके। इसके बाद जो हमारा बड़ा जबरदस्त इंशाल्लाह ये प्रोग्राम टेक ऑफ करने वाला है, लो कॉस्ट हाउसिंग। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे एहसास के जरिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत तवील अरसे से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पूरा मुल्क बाहिम्मत कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5 अगस्त के इक़दामात की वापसी तक भारत से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। बजट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर खजाना शौकत तरीन और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कौम से अपील की कि पाकिस्तान को एक खुददार मुल्क बनाने के लिए टैक्स अदा करें। मोहम्मद नीर अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कौमी असम्बली के अरकान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में शौकत अली भट्टी, गुलाम मोहम्मद लाली, ज़हूर हुसैन कुरैशी, मोहम्मद खान लगारी, आफ्ताब जहांगीर, राजा रियाज, ताहिर इकबाल और मोहम्मद अफजल खान ढांडला शामिल थे। अरकान असम्बली ने अपने हलकों से मुतालिक मसाइल और जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में गुफ्तगू की। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने बजट की अवामी पजीराई के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। शौकत अली भट्टी ने एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत हाफिज़ाबाद में चावल की पैदावार बढ़ाने और किसानों को सहूलियात की फराहमी के हवाले से आगाह किया। नाज़रीन, ऐवानी सदर इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल हो गया है और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक मेगा वाट शमसी तवानाई मंसूबे का इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा कि कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतवाज़न हिकमत अमली नागुज़ीर है। ऐवानी सदर में 10,000 पौधे लगाने का मंसूबा ज़ेर गौर है। तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। ऐवान सदर में शमसी तवानाई के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत की मस्बत पॉलिसियों के तसलसल के बाइस पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। हमें अपने वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक खुशहाल पाकिस्तान की जानिब बढ़ना है। सदर मुमलिकत ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली और आलमी दर्जा हरारत में इजाफे जैसे संगीन मसाइल के असरात को कम करने के लिए जो इक़दामात पाकिस्तान कर रहा है उसकी आज दुनिया मोतरफ है। इंटेलेक्चुअली पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों के अंदर अपने आप ही दुनिया के अंदर मुकाम पैदा किया है। आई एम वेरी होपफुल दैट पाकिस्तान इज ऑन द राइट रोड। बिल्कुल थिंग्स आर चेंजिंग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इवन अ डिकेड। मैं तो आपके लिए ये बात प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 5 साल के अंदर आपने देखा कोविड के बावजूद आपके यहाँ पॉजिटिव जीएनपी है। आपने देखा कि कोविड के बावजूद यहाँ भूख और इफलास नहीं फैला। 200 अरब रुपए एहसास के जरिए अपने गरीबों, दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने 1 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। एंग्रो कॉर्पोरेशन के सदर गयास खान ने कहा कि ग्रीन प्रेसिडेंसी सोलराइजेशन मंसूबा सालाना 14 लाख ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स पैदा करने की सलाहियत रखता है। 1 मेगावाट के सोलर सिस्टम से ऐवान सदर को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल करने से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में सालाना 1450 टन की कमी होगी, बल्कि इससे कौमी खजाने में सालाना 3 करोड़ 20 लाख रुपए की बचत भी हो सकेगी। मंसूबे से पैदा होने वाली इजाफी बिजली कौमी ग्रिड में शामिल की जाएगी। रवां साल अब तक 14,80,000 किलोवाट की इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड में मुंतकिल की गई है। माहौल दोस्त तवानाई का हसूल वक्त की अहम जरूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए क्लीन एनर्जी के मंसूबों की तकमील हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से नीदरलैंड्स के लिए नामजद सफीर सल्जोक मुस्तनसर ताड़ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान नीदरलैंड्स के साथ तिजारत और मईशत के शोबों में ताउन को वुसअत देना चाहता है। काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और वाटर मैनेजमेंट के शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए काम करने की भी ज़रूरत है। उन्होंने नामजद सफीर पर जोर दिया कि नीदरलैंड्स के सनतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने और बरामदात में इजाफे के लिए तमाम तवानाइयाँ बुरुए कार लाई जाएँ।
नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी इंश्योरेंस मोहतसिब के कोयटा रीजनल ऑफिस का वर्चुअल इफ्तिताह किया। इस मौके पर इंश्योरेंस मोहतसिब डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील ने सदर मुमलिकत को इदारे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि वफाकी इंश्योरेंस मोहतसिब शिकायत कुंदगान को बिला मुआवजा और फौरी इंसाफ की फराहमी में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज की बदइंतजामी के खिलाफ इदारे की रसाई दूर दराज इलाकों तक बढ़ाने की ज़रूरत है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अवाम को वफाकी इंश्योरेंस मोहतसिब की खिदमात के बारे में मौसर मीडिया मुहिम के जरिए आगाही दी जाए। नाज़रीन, ज़राई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के जरिए हुकूमत खुराक और ज़राअत पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान किसान कन्वेंशन में प्रोग्राम के खदोहाल बयान करेंगे। नाज़रीन, हुकूमती इक़दामात की बदौलत तमाम बड़ी फसलों की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है और माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई है। इसी की तफसील बताएंगे हारून इलाही तौर। मुल्की मईशत में 24% से ज़ायद हिस्सा डालने वाला ज़राअत का अहम तरीन शोबा माजी में नज़रअंदाज किया जाता रहा, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी को ख़तरात लाहक हुए और ज़रई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को बुनियादी अशिया खुरनोश की दरामद करना पड़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुशहाल किसान तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के विजन के साथ ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को हुकूमती पॉलिसियों का महवर करार दिया। हुकूमत की मरबूत ज़रई इस्लाहात के नतीजे में गंदम, मकई, चावल, मूंग, गन्ने और सब्जियों की पैदावार में इजाफा हुआ, जिससे तजारती खसारे में नुमायां कमी हुई। आज जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में चला गया है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो ऊपर जाने शुरू हो गए। आज हमारी एक्सपोर्ट्स की 13.5 ग्रोथ रेट है। हम अब 410 अरब रुपए के हम सरप्लस में चले गए हैं। 11% पिछले 10 महीने में हमारी आमदनी बढ़ी है। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार से ज़रई शोबे की आमदन में 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जिसके असरात आने वाली फसलों पर वाज़े नजर आएंगे। रवां साल 8.1% इजाफे के साथ गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। गन्ने की पैदावार में 22% और चावल की पैदावार में 13.6% इजाफा हुआ। मकई की पैदावार में 7.4%, दाल मूंग की पैदावार में 60% और मुख्तलिफ सब्जियों समेत प्याज की पैदावार में 8.7% इजाफा हुआ। लाइव स्टॉक के शोबे में शरह नमू 3.06% और जंगलात में 1.42% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़रई शोबे की तरक्की में ख़ुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जामे इक़दामात किए जा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि 138 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान में बरसता है। हम एक एक कतरा उसको सेव करेंगे और इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमारे पास 22 करोड़ एकड़ ज़मीन है। 22 करोड़ एकड़ ज़मीन में आज तक जो आबाद है वो 5.5 करोड़ एकड़ है। जितना पानी कंजर्व करते हैं उतना काबिल काश रकबा बढ़ जाता है। टारगेट वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये है कि सवाए ऊंची पहाड़ों के जहाँ पे बर्फ़ है, जहाँ इंसान सर्वाइव नहीं करता, बाकी इस मुल्क को सारे को जहाँ इंसान या पौधा सर्वाइव करता है हम ग्रीनीफाई करेंगे। हुकूमत की ज़राअत दोस्त पॉलिसियों के नतीजे में होने वाली तरक्की के असरात मईशत के दूसरे शोबों पर भी पड़ रहे हैं और मुल्की तरक्की की रफ्तार में इजाफा हुआ है। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के क़याम को 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अवामी जमहूरिया चीन के क़याम और चीनी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए पार्टी की कोशिशें और कामयाबियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साला जश्न पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद देते हुए पाक चीन दोस्ती के फ़रोग़ के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को सराहा। तफसील जानते हैं अमजद अली से। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद 100 साल पहले 1 जुलाई 1921 को रखी गई। पार्टी की कोशिशों से 1 अक्टूबर 1949 को अवामी जमहूरिया चीन का क़याम अमल में आया। कम्युनिस्ट पार्टी चीन की वाहिद हुक्मरान पार्टी है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से कम्युनिस्ट पार्टी की शुरू से वाज़ेह पॉलिसी रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात हमेशा से खुशगवार रहे हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी देखी गई है। दोनों मुल्कों ने सी पैक के दूसरे फेज़ के मंसूबे पर दस्तखत किए हैं, जो पहले फेज़ की कामयाबी और चीनी हुकूमत के मौजूदा हुकूमत पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का क़याम अहम तरीन मौका था, जिसके दुनिया की तारीख पर दूर रस असरात मुरतब हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुर्बत के खात्मे, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने तवक्को ज़ाहिर की कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीनी कौम तरक्की की नई मंजिलें तय करेगी। उन्होंने पाकिस्तान चीन दोस्ती के फ़रोग़ के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि दोनों मुल्कों की दोस्ती में मज़ीद इजाफा होगा।
अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली ने 174 ज़िमनी मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि हमें मिलकर बेहतर मालियाती इंतज़ाम को यकीनी बनाना होगा। ज़िमनी मुतालबात ज़र ऐवान में पेश करने की रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। इस इजलास की तफसील जान लेते हैं राना शहजादुस्सलाम से। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ज़िमनी मुतालबात ज़र पर बहस समेटते हुए कहा कि हुकूमत ने हमेशा ज़िमनी मुतालबात ज़र के हवाले से आईनी रास्ता इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि हमें मालियाती अमूर को बेहतर बनाना होगा। हमारी जो हुकूमत है ये सप्लीमेंट्री ग्रांट पहले ECC से अप्रूव करवाती है और उसके बाद कैबिनेट से अप्रूव कराती है, तो वी फॉलो द रूल्स। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट जो हैं ये PTI की गवर्नमेंट ने नहीं शुरू की। 2012-13 में ये 1.4 ट्रिलियन रुपीस की थी। 2013-14 में 5.67 ट्रिलियन। 2017-18 में देवर क्लोज टू 600 बिलियन। ये रिवायत जो है इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वफाकी बजट पर कौम के 172 मुंतखब नुमाइंदों ने हिमायत में वोट देकर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐवान के हर रुकन की इज़्ज़त करना सब पर लाजिम है। कवायद के मुताबिक स्पीकर की ज़ात पर तनकीद नहीं की जा सकती। पार्लिमानी रवायात की बात करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन का लीडर होगा। क्या सिंध में आपने ऑपोजिशन के लीडर को चेयरमैनशिप दी है? कौन सी पार्लिमानी रवायत की बात करते हैं? सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज में ऑपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी गई। पार्लिमानी रवायात की बात कर रहे हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने फाइनेंस बिल 2021-22 पर रूलिंग देते हुए कहा कि फाइनेंस बिल तमाम कानूनी मराहल को तय करके मंजूर किया गया। फाइनेंस बिल असम्बली रूल्स के मुताबिक तमाम मराहल को पूरा करते हुए पास किया है। ताहम जब मैंने हाउस एडजर्न कर दिया तो बिलावल साहब ने वोटिंग का चैलेंज किया, मगर वो स्टेज गुजर गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी, शाहिद खागान अब्बासी, राना तनवीर हुसैन, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, असद महमूद और दूसरे अपोजिशन अरकान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ऐवान को क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक चलाया जाए। उन्होंने कहा कि मुंतखब ऐवान से कौमी सोच उजागर होती है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन आवाम की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाना चाहती है। ऐवान की इज़्ज़त व तौक़ीर हम सब पर लाजिम है। इजलास में माली साल 2020-21 के 487 अरब रुपए से ज़ायद के 49 ज़िमनी मुतालबात ज़र, माली साल 2019-20 के 590 अरब रुपए से ज़ायद के 44 ज़िमनी मुतालबात ज़र और माली साल 2018-19 के 169 अरब रुपए से ज़ायद के 81 ज़िमनी मुतालबात ज़र कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। आपको खबर दें कि अफगानिस्तान से शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दाऊताई में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाक फौज के 2 एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवलदार सलीम और लंस नाइक परवेज शामिल हैं। पाक फौज की जानिब से फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की गई। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुसलसल मुतालबा करता आ रहा है कि वो अपनी तरफ से मौसर बॉर्डर कंट्रोल को यकीनी बनाए। नाज़रीन, अफगानिस्तान से जर्मनी के फौजियों का इनखला मुकम्मल हो गया है। गुज़श्ता रोज़ 570 फौजियों पर मुश्तमिल जर्मन फौजियों का आखिरी दस्ता मज़ार शरीफ के फौजी बेस से रवाना हुआ। अफगान जंग के दौरान 59 जर्मन फौजी हलाक हुए। तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कई सूबों में शदीद लड़ाई जारी है। गजनी, कंदूज, बगलान, तखार, फारियाब और मैदान बिरदत में लड़ाई में तालिबान ने मजीद 2 अजला पर कब्जा कर लिया। कंदूज में कई हफ्ते से लड़ाई जारी है और कई खानदान बेघर हो चुके हैं। शहर में खुराक और पानी की किल्लत है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज के कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने कहा कि तालिबान ताकत के जोर पर मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी के भी मफाद में नहीं। अमेरिकी महकमा दिफा के तर्जुमान जॉन करबी ने कहा कि तालिबान अमन के अमल की तरफ आएँ और मुज़ाकरात करें। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में मुबैना ड्रोन हमले से मुतालिक भारतीय वज़ीर मुमलिकत दाखिला किशन रेड्डी के गैर जिम्मेदाराना बयान को गुमराह कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत ने रिवायत बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया है। भारतीय वज़ीर का बयान पाकिस्तान मुखालिफ जारी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। भारत का वतीरा है कि वह हक़ाइक़ पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है ताकि कश्मीरियों की मुकामी तहरीक को दबाया जा सके। तर्जुमान ने कहा कि भारत में इलेक्शन जीतने या किसी नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान कार्ड का इस्तेमाल वतीरा बन चुका है।
भारत की गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कोलगाम में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने इन नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारतीय फौजियों ने रवां बरस जून में 16 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। इनमें से 6 को जाली मुकाबलों में और जेर हिरासत शहीद किया गया। भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की जानिब से पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के नतीजे में 169 अफराद शदीद जख्मी हुए। इस अरसे के दौरान 81 शहरी गिरफ्तार किए गए। हुर्रियत रहनुमाओं शबीर अहमद डार, बिलाल अहमद सिद्दीकी और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग ने अपने बयानात में शहदा को शानदार खराज अकीदत पेश किया। कश्मीरी सियासतदान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा रूहुल्लाह मेहदी ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली में कुल जमाती इजलास के जरिए भारत नवाज सियासी क़यादत ने भारत को दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के बारे में आलमी सतह पर बढ़ती तशवीश से फरार का रास्ता फराहम किया है। सिखों की नुमाइंदा तंजीम शमनी अकाली दल के सदर एस प्रेमजीत सिंह ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मकबूजा इलाके में किसी सिख लड़की की ज़बरदस्ती शादी या उसका मजहब तब्दील नहीं कराया गया और इस सिलसिले में बाज़ अनासिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। केएमएस की तरफ से जारी करदा एक तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत बहरे हिंद में अपना दायरा कार बढ़ाने और चीन के असर रसूख को कम करने के लिए मालदीव के दाखिली अमूर में मुदाखलत कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मालदीव में हुक्मरान जमात भारत की कठपुतली बनी हुई है और मामूली फ़ायदे हासिल करने के लिए मुल्क का सौदा कर रही है। हुक्मरान जमात मालदीव को भारत की एक कॉलोनी में तब्दील करने के आरएसएस और बीजेपी के मंसूबे के तहत 20,000 भारतीय एजेंट्स को मुल्क में आबाद करने के लिए मोदी हुकूमत का साथ दे रही है। नाज़रीन, ज़ेरे क़वानीन के खिलाफ नई दिल्ली में सरहदों पर किसानों के धरने को 7 महीने हो चुके हैं और ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी के कारकुनान के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। किसानों का इल्ज़ाम यह है कि बीजेपी के कुछ कारकुनान जाए मुजाहिरा पर पहुंचकर किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी किसानों और उनके दरमियान मारपीट हुई। बीजेपी कारकुनान गाली गलोच कर रहे थे। किसानों ने इस पर एतराज़ जाहिर किया तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। इसके बाद तसादुम हुआ जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। नाज़रीन, भारत में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने में आया है और भारत में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस के 46,000 नए मुस्बत केसेस सामने आए हैं, जबकि 816 मरीजों की हलाकत के बाद अमवात की मजमूई तादाद 3,98,000 से ज़्यादा हो गई है। दूसरी जानिब बरतानवी माहिरीन का कहना है कि मोदी की हुकूमत न सिर्फ हलाकतों की तादाद 5 गुना कम बता रही है बल्कि कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा की संगीनी को भी छुपा रही है। माहिरीन के मुताबिक इंतहाई नाकाफी टेस्टिंग की वजह से भारत में सिर्फ 3 से 5% केसेस की शिनाख्त हो रही है। बांग्लादेशी हुकूमत के महकमा सेहत ने कोरोना वायरस की मोहलिक किस्म डेल्टा किस्म की अफजाइश के बाद सख्त सिक्योरिटी इकदाम का फैसला किया। ढाका से हेल्थ डिपार्टमेंट के बयान में इस वायरस को इंतहाई खतरनाक और मोहलिक करार दिया गया है। हुकूमत ने 1 हफ्ते के लिए तमाम सरकारी और निजी दफातर को बंद करने का हुक्म जारी किया है और लोगों को इंतहाई ज़रूरी काम या इमरजेंसी की सूरत में घरों से निकलने की इजाज़त दी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 18 करोड़ 28 लाख के करीब है, जबकि मोहलिक वायरस से अब तक 39,57,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों के एतबार से अमेरिका दुनिया भर में पहले, भारत दूसरे और ब्राज़ील बदस्तूर तीसरे नंबर पर है। WHO के मुताबिक भारत से शुरू होने वाली कोरोना की नई किस्म डेल्टा अब तक 96 मुल्कों तक फैल चुकी है। डेल्टा वायरस ने रूस और ऑस्ट्रेलिया में भी पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। डेल्टा किस्म से रूस में रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि नए केसेस की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 700 अमवात हो चुकी हैं। रूस में कोरोना की लहर ऐसे वक्त में सामने आई जब 2 दिन बाद रूस यूरो कप के क्वार्टर फाइनल की मेज़बानी करने वाला है। इस मैच से 26,000 तमाशाई भी महसूस होंगे। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की भारतीय डेल्टा वेरिएंट के फैलाव के बायस सिडनी में 2 हफ्तों का लॉकडाउन जारी है। क्वींसलैंड और मगरबी ऑस्ट्रेलिया में भी मुस्बत केसेस सामने आए। डेल्टा वायरस के फैलाव के पेश नज़र कहा जा रहा है कि आइंदा चंद माह में यूरोप में तेज़ी से फैल सकता है। इस खतरे से महफूज रहने के लिए यूरोपीय यूनियन अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद के साथ वैक्सीनेशन का अमल जारी है। चीन की जानिब से 200 पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स फराहम किए गए हैं। तफसील जानते हैं समीउल्लाह से। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। हुकूमती काविशों की वजह से कोरोना केसेस में मुसलसल कमी हो रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 42,062 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। वबा से 27 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 979 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 22,281, जबकि 9,57,371 अफराद मुतासिर हुए। अब तक 9,03,484 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,90,239 अफराद की वैक्सीनेशन की गई।
جس کے بعد ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد 1,59,71,000 سے تجاوز کر گئی۔ حکومت کی جانب سے ویکسین کی سہولت سے فائدہ اٹھانے والے کسی بھی نادرا سینٹر یا ویب سائٹ سے سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سب کی یہ قومی ذمہ داری ہے کہ ہم ویکسینیشن کی سہولت سے فائدہ اٹھا کر اپنے اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ بنائیں۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے چین کی جانب سے 200 پورٹیبل آکسیجن کنسنٹریٹر NDMA کے حوالے کیے گئے، جس پر چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز نے ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دینے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ China and Pakistan enjoy very special relations, always described by the Iron Brothers. Today, if the Pakistan has done well in dealing with the COVID-19 pandemic, it could not have been possible without the support from China. This donation today is coming from China-Pakistan Friendship Association. چین کے سفیر نونگ رونگ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور چین کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ The above materials were donated by the Chinese local governments, medical companies and universities, which show that people from all walks of life in China are supporting Pakistan in addressing the pandemic. When China was first hit by COVID-19, Pakistan immediately donated medical materials to us. China has so far donated 3.25 million doses of vaccine. Pakistan was the first country to receive vaccines. چین کی جانب سے دیے گئے آکسیجن کنسنٹریٹرز کورونا سے بچاؤ کے لیے اہم ہیں، جس سے مریضوں کو آکسیجن کی مسلسل فراہمی ممکن ہوگی۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے ملازمین کو ویکسین لگانے کے لیے PTV ہیڈ کوارٹرز میں کیمپ لگایا گیا۔ اسی کیمپ کی تفصیل نمرہ سہیل سے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف اداروں کی طرح پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی جانب سے بھی اپنے ملازمین کے لیے کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ PTV ہیڈ کوارٹرز میں لگائے جانے والے کیمپ میں ملازمین کی بڑی تعداد کو ویکسین کی خوراک دی گئی۔ PTV جو ہے اپنے امپلائیز کا بہت خیال رکھتا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے NCOC کے ساتھ مل کے ایک ڈرائیو شروع کی ہے۔ ویکسینز ہیں، یہ بہت ضروری ہے لگانا۔ پچھلے 1.5 سال سے یہ پینڈیمک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان میں ماشاءاللہ ہم نے کافی کنٹرول کیا ہے گورنمنٹ نے۔ یورپین اور امریکن کانٹیننٹس کے اوپر دیکھیں تو وہاں پہ شروع میں بہت ڈیزاسٹر ہوا تھا اس پینڈیمک کی وجہ سے۔ اس کے بعد انہوں نے ویکسین جو ہے لگانی شروع کی اور اس وقت امریکہ جو ہے ان کے نمبرز دیکھیں، انہوں نے پورا امریکہ کھول دیا ہے اور ریزن یہی ہے کہ ان کی 60-70% پاپولیشن نے ویکسین لگوا لی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہ ویکسین لگانی ہے اپنے فیوچر کو سیف کرنے کے لیے اور اپنے امپلائیز کو سیف کرنے کے لیے۔ ویکسین لگوانے والے کارکنوں نے ادارے کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ہر فرد کی طرح PTV ملازمین بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو PTV میں ویکسین لگ رہی ہے، ہمارے MD صاحب نے جو PTV میں کمپین ہوئی ہے، جو بھی یہ ویکسین ادھر آ کے لگا رہے ہیں، یہ بہت اچھی ہے، یہ ہر کسی کو لگوانی چاہیے۔ جو لوگ ویکسین لگوا لیتے ہیں اس سے آگے ان کو بہت ساری چیزوں میں بینیفٹس ہیں، اور میں جو اسپیشل تھینکس اپنی مینجمنٹ کا اور NCOC کا کروں گا کہ جنہوں نے ہمارے آفس میں اس کا کیمپ لگوایا۔ مینجمنٹ کا بہت بڑا اچھا اقدام ہے، کیونکہ اس کرونا کو جو ہم نے شکست دینی ہے وہ اس ویکسین سے ہی دے سکتے ہیں۔ کرونا کے خلاف حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ویکسینیشن کو یقینی بنانا انتہائی اہم ہے۔ ہم سب کا قومی فریضہ ہے کہ اپنے اور اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے ویکسین لگوائیں اور پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اقتصادی امور کے وزیر عمر ایوب خان نے وزارت اقتصادی امور میں NGOs پر ای پورٹل اور ہیلپ ڈیسک کی سہولت کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر سیکرٹری اقتصادی امور نے ملک میں NGO سیکٹر کے مجموعی ڈھانچے اور پالیسی پر بریفنگ بھی دی۔ عمر ایوب خان نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک میں NGOs اور نجی تنظیموں کے کردار کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ معاون خصوصی سماجی تحفظ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس پروگرام سے مستفید ہونے والوں کی سہولت کے لیے اسلام آباد کی طرح ہر ضلع میں 1 ونڈو مرکز کھولنے جا رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان میں احساس پروگرام کے حوالے سے کچہری میں معاون خصوصی نے مختلف سوالات کے جوابات بھی دیے۔ چودھری مظہر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ریڈیو پاکستان کے پروگرام میں عوام کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے معاون خصوصی سماجی تحفظ
اور تخفیف غربت۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان غربت کے خاتمے، معاشرے کے کمزور طبقات کا معیار زندگی بلند کرنے، تعلیم کے فروغ اور انسانی و قدرتی وسائل کے بہتر استعمال کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے احساس جیسا ہمہ جہت پروگرام شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچہری کا مقصد لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی اب اہم ہے کمیونیکیشن، تو اس کے لیے کیونکہ ریڈیو کا فٹ پرنٹ بہت بڑا ہے، پی ٹی وی کا فٹ پرنٹ بہت بڑا ہے، تو اس لیے یہ ای کچہری لوگوں تک پہنچنے کے لیے ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ 1,20,00,000 خاندانوں کو 12,000 روپے کی اس وقت ادائیگی ہو رہی ہے۔ ہم کسی کو کسی نمبر پہ کال کر کے پیسے نہیں دلواتے۔ ای کچہری میں مختلف لوگوں نے فون پر معاون خصوصی کو مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ملک بھر سے ریڈیو پر براہ راست لائیو سیشن کے دوران عوام کے مسائل اور شکایات سنی اور ان کا ازالہ کیا۔ آپ ریڈیو پہ سنتے رہیے، تھوڑی دیر میں آپ کو چیک کر کے ہم بتاتے ہیں۔ قمبر شہزاد کوٹ سے جن بھائی نے کال کی تھی، ان کو یہ ہم کہیں گے کہ جب قمبر شہزاد کوٹ میں ڈیسک لگے، رجسٹریشن اساس کا سروے رجسٹریشن ڈیسک لگے، تو وہاں جا کے وہ اپنے قوائف جمع کرائیں۔ کثیر الجہت ریڈیو آج بھی معاشرے میں اپنا اثر رکھتا ہے، جس کی بدولت عوام قومی عالمی حالات، واقعات، سماجی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی معاملات و مسائل سے باخبر رہتے ہیں۔ اس فورم پر ای کچہریوں کے انعقاد سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو مسائل کی وجہ سے ترقی کے ثمرات حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ آئندہ مالی سال میں ہر شعبے کے لیے ریکارڈ فنڈز رکھے گئے ہیں۔ ہماری پالیسیوں کا محور عوامی مسائل کا حل اور تمام علاقوں کی یکساں ترقی ہے۔ انہوں نے یہ بات پنجاب اسمبلی میں بجٹ منظوری کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ تفصیل جانیں گے ہما صدف سے۔ پنجاب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے قائد ایوان سردار عثمان بزدار نے کہا کہ صوبے کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے منصوبے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کا عملی ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 برس قبل جب صوبے کی باغ دوڑ سنبھالی تو پنجاب 1300 ارب روپے کے خسارے میں تھا اور 4000 سے زائد منصوبے نامکمل تھے، جبکہ آج حکومت کی بہتر معاشی پالیسیوں کے باعث پنجاب تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور کسان خوشحال ہو رہا ہے۔ گندم کی امدادی قیمت 1800 اس حکومت نے مقرر کی ہے، جبکہ ہمیشہ پچھلے 5 سال میں 1300 روپے تک قیمت رہی ہے، اور گزشتہ سال کی نسبت پیداوار 28.57% زیادہ رہی ہے، اور کاشتکاروں کی سہولت اور پروکیورمنٹ کے لیے گرداوری کی شرط ختم کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، زراعت اور صنعت سمیت ہر شعبے کے لیے فنڈز میں کئی گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ صحت کے ترقیاتی بجٹ میں 185% اضافہ کیا گیا اور ہائر ایجوکیشن میں 286% کا اضافہ ہوا، اور اسکول ایجوکیشن میں 29% اور زراعت میں 306% کا اضافہ کیا گیا، اور صنعت میں 307% کا اضافہ کیا گیا۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ضلعی ترقیاتی پیکج متعارف کروایا گیا ہے، جس کے تحت ہر ضلع کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی ترقیاتی فنڈز میں 35% اضافہ کیا گیا ہے۔ اس موقع کے اوپر میں جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو صوبائی ملازمتوں میں 32% کوٹا مختص کرنے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد بہاولپور میں سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ہم لاہور کو 86 ارب روپے کی ترقیاتی منصوبے دے رہے ہیں۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ آج صوبے میں نئے ہسپتال اور یونیورسٹیاں قائم ہو رہی ہیں، جبکہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ای گورننس کے نظام کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، جس سے اساتذہ، ڈاکٹرز اور ماہرین مستفید ہو رہے ہیں۔ ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ ملک کے میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور خطہ پٹوار میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی 49، دادو 48، چیک آباد، بھکر اور ڈیرہ غازی خان میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیر ادارت جنید سلیم، روزنامہ انصاف، ہر گھر کے لیے
घर भर के लिए। इंसाफ के तलबगार बनिए, रोजनामा इंसाफ पढ़िए। नाजरीन, खेल में आपको बताएं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने डर्बी में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। हेड कोच मिसबाह हक की ज़ेर निगरानी 4 घंटे तक जारी रहने वाले ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। कौमी स्क्वाड की रैपिड कोविड-19 टेस्टिंग भी की गई, जिसके नताइज मनफी आए हैं। पाकिस्तान वापडा ने कौमी नेटबॉल चैंपियनशिप में मर्दों और खवातीन के दोनों टाइटल जीतकर मुसलसल दूसरी मरतबा फातेह होने का एजाज बरकरार रखा। तफसील नमूद मुस्लिम से। शदीद गर्म मौसम में पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के हमीदी हाल में 20वीं कौमी नेटबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। चैंपियनशिप में मर्दों के फाइनल में पाकिस्तान वापडा ने पाकिस्तान आर्मी को एक दिलचस्प मुकाबले के बाद 21 के मुकाबले में 30 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान वापडा के जैनुल हसन ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। पिछली बार भी डिफेंडिंग चैंपियन थे, इस बार भी अल्लाह ने हमें फतह नसीब की है और इसके पीछे वापडा का बहुत बड़ा रोल है कि जो हमें वापडा में स्पोर्ट्स बेस पे हमें जॉब प्रोवाइड करती है। इस तरह के अगर इवेंट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा होते रहेंगे कि हमारी स्पोर्ट्स प्रमोट होगी। खवातीन के फाइनल में पाकिस्तान वापडा ने सिंध को एक यकतरफा मुकाबले के बाद हराकर टाइटल अपने नाम किया। उन्होंने 14 के मुकाबले में 28 गोल से शिकस्त दी। हमारे पास जस्ट 15 डेज थे, उसमें हम आउटडोर इंडोर कर रहे थे। ये मेहनत थी तो मेहनत का फल भी दिख रहा है। कोविड की वजह से काफ़ी ग्राउंड्स वगैरह बंद रहे थे, अभी अच्छा है कि अभी खुले हैं तो वापस आए हैं यहाँ पे और अच्छा परफॉर्म दिया। इंशाल्लाह अभी हम 3rd से इंशाल्लाह फर्स्ट ट्रॉफी उठाएंगे। तो पाकिस्तान में टैलेंट की ऐसा कमी नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा माहौल क्रिएट करके देना चाहिए। जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में बहुत ज़्यादा कैंप्स होते थे। मर्दों की तीसरी पोजीशन के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान नेवी को 18 के मुकाबले में 34 गोल से शिकस्त देकर कांसी का तमगा हासिल किया। खवातीन इवेंट में तीसरी पोजीशन के लिए पाकिस्तान आर्मी ने पंजाब की टीम को 14 के मुकाबले में 23 गोल से हराया और कांसी का तमगा जीता। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद आसिफ जमान, पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी ने कामयाब होने वाली टीम को ट्रॉफी और दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स और इनामात तकसीम किए। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। स्पोर्ट्स का अहवाल शेयर कर रहे थे समी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।